लास्ट क्लास में हम डिस्कस किया था E2 एलिमिनेशन के बारे में। अभी हम डिस्कस करेंगे E1 एलिमिनेशन। तो E1 एलिमिनेशन में हम ये सभी टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं ये एक E1 एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं। E1 रिएक्शन जो होता है आपका ये टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड द्वारा दिया जाता है। तो ये किस तरीके से होगा देखिए, यहाँ पर ये आपका टर्सरी ब्यूटिल हैलाइड है। ये बेस के प्रेजेंस में होगा ये रिएक्शन, और आपका जो प्रोडक्ट मिलेगा हमको इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमको मिलेगा CH3 माइनस प्लस ये हमको मिलेगा। यहाँ पर बेस क्या करेगा, जैसे E2 एलिमिनेशन रिएक्शन में बेस आपका हाइड्रोजन को रेस्ट्रिक्ट करता था, यहाँ पर भी आपका बेस हाइड्रोजन को रेस्ट्रिक्ट करेगा, और यहाँ पर ब्रोमीन जो आपका लिविंग ग्रुप है उसका क्या हो जाएगा, एलिमिनेशन हो जाएगा। तो इसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ पर आप लोग जो रेट है आप लोग का रेट, यदि इसका काइनेटिक्स देखेंगे तो रेट आपका केवल डिपेंड करता है किस पर, एल्किल ब्रोमाइड पर, एल्किल हैलाइड पर, ठीक है। एल्किल हैलाइड पर ये डिपेंड करता है, यहाँ पर एल्किल हैलाइड के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करता है, यहाँ पर बेस कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इसीलिए आपका जो E1 एलिमिनेशन रिएक्शन है आपका कैसे है, ये E1 एलिमिनेशन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। इसका जो रेट ऑफ ऑर्डर रिएक्शन जो होगा आपका फर्स्ट होगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोला जाता है। क्योंकि यहाँ पर जो आपके रिएक्शन का जो रिएक्शन रेट जो होता है आपका केवल रिएक्टेंट के यानी कि सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर ही डिपेंड करता है, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं हम, इसका मैकेनिज्म किस तरीके से यहाँ पर प्रोसीड हो रहा है। ये मैकेनिज्म देखेंगे तो सबसे फर्स्ट स्टेप में ये कितना स्टेप में जाता है, ये 2 स्टेप में जाता है, ये 2 स्टेप में ये कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट स्टेप जो होता है आपका, फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेज से होकर के जाएगा, पहले ट्रांजिशन स्टेज फर्स्ट बनेगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जो होता है ब्रेक हो रहा है यहाँ पर, यहाँ पर CH3, यहाँ पर ये आपका ट्रांजिशन स्टेज बनेगा, यानी कि आप ब्रोम ब्रेक हो गया यहाँ पर ब्रोमीन, ये आपका ट्रांजिशन स्टेज बना यहाँ पर। फिर क्या होगा, ये इधर आपका क्या देगा, प्रोडक्ट देखिए, सॉरी कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करेगा ये, यहाँ पर ये क्या होता है, ये कार्बोकेटाइन बनता है और आपका ब्रोमीन का क्या हो जाता है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाता है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। मैकेनिज्म यदि देखेंगे तो इसका सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में देखिए स्टेप सेकंड, ये जो आपका बना है यहाँ पर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ CH3 को, एक CH3 हो गया आपका ये, ठीक। यहाँ पर आप लोग जो बेस लिए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप जो बेस जो OH माइनस है ये इसको क्या करेगा, सब्सट्रैक्ट करेगा। सब्सट्रैक्ट करेगा तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पर आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, यहाँ पर एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा CH3 CH3, यहाँ पर CH2 ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये OH के बीच का बना है, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तब कहीं जाकर के आपका ये क्या होगा, CH3 CH3, यहाँ पर डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन को लेकर के OH चला जाएगा, तो आपका क्या बनेगा, ये एल्किन प्रोडक्ट बनेगा। यही हमारा क्या है, रिएक्शन प्रोडक्ट है, और ये आपका ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा था रिएक्शन मैकेनिज्म। तो यहाँ पर कितना ट्रांजिशन, दो ट्रांजिशन स्टेट का यहाँ पर फॉर्मेशन, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड, तो 2 बने यहाँ पर। तो ये जो आपका स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप जो होता है ये सबका स्लो स्टेप होता है, ये आपका जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, और ये आपका कैसे होता है, ये फास्ट स्टेप होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझ सकते हैं। इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखेंगे तो किस तरीके से बनेगा, इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम ऐसे ही बनेगा,
जो आपका A2 एलिमिनेशन रिएक्शन था, A2 एलिमिनेशन रिएक्शन जो है आपका, A2 एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका जो ट्रांजिशन स्टेट केवल एक ही बन रहा था, वो इस सिंगल स्टेप में आपका कंप्लीट हो रहा था। तो यहाँ पर इसका देखेंगे ट्रांजिशन स्टेट तो आपको कैसे बन गई, इस तरीके से बन गई। ये आपका एनर्जी है और ये आपका रिएक्शन प्रोग्रेस है। तो आपका जो ट्रांजिशन स्टेट ये आपका था क्या है, टर्सरी एल्किल हैलाइड। इधर आप लिए थे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड प्लस बेस आप लोग लिए थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ से आपका ये एक स्टेप बना, ये एक स्टेप, और ये आपका क्या बनेगा, रिएक्शन रिएक्टेंट बनेगी। आपका एल्किन यहाँ पर बनेगा, ठीक है, एल्किन बनेगा और इस बेस के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और आपका एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैलाइड ग्रुप का क्या हो जाएगा, यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये आपका ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है और ये आपका ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड है। ये जो ट्रांजिशन स्टेट है यहाँ पर आपका क्या बना था, कार्बोकेटायन बना था, कार्बोकेटायन, ठीक है। क्योंकि आपका ये स्टेप कैसे है, स्लो स्टेप, और यहाँ पर ये स्टेप कैसे हो जाएगा, फास्ट स्टेप हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है वो आपका क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। क्योंकि किसी भी रिएक्शन में जो आपका रिएक्शन जो रिएक्शन स्लो होता है उसको हम लोग रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोला जाता है। तो यहाँ पर हम इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलेंगे। तो यह था आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। अब आते हैं हम इसके रेडियो सेलेक्टिविटी पर। रिएक्शन के रेडियो सेलेक्टिविटी की बात करेंगे तो कैसे होगा, देखिए रेडियो सेलेक्टिविटी मीन्स होता है कि कोई एक प्रोडक्ट आपका क्या करेगा, प्रीडोमिनेंट करेगा और आपका क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। क्या होगा कि रेडियो सेलेक्टिविटी में हम उस चीज़ को देखते हैं जिसमें आपका क्या होगा, एक रिएक्शन आपका जो प्रोडक्ट होगा वो प्रीडोमिनेंट करेगा और आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर आपका वही सेल्ज़र रूल को फॉलो करेंगे हम लोग। ये इस तरीके से आपका एक एग्जांपल दिया गया है, देखिए यहाँ पर CH3 तो इसमें जो आपका प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, क्या लिख सकते हैं इसमें प्रोडक्ट आपका। देखिए सेल्ज़र रूल के हिसाब से देखेंगे तो इसके दो प्रोडक्ट बनेंगे। यही मैं आपको बार बार बताया गया है यहाँ पर कि ये हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव होगा, आपका हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव हो सकता है, बीटा कार्बन से, ठीक है। तो जिसमें आपका हाइड्रोजन की संख्या क्या हो, कम हो। तो इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन क्या है, कम है, इसीलिए आपका जो मेन प्रोडक्ट देगा ये आपका ये देगा CH3 CH2 CH11C CH3, और एक आपका प्रोडक्ट देगा इसमें CH3 CH2 C11 C, यहाँ पर CH हो गया, यहाँ CH11 CH2। तो ये आपका प्रोडक्ट, ये आपका माइनर प्रोडक्ट देगा और ये आपका कौन सा प्रोडक्ट देगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट देगा, ठीक है। तो ये था आपका क्या रेडियो। ऐसे आपके जितने भी रिएक्शन होंगे, ठीक है, जिसमें आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है और किसी बेस के प्रेजेंस में हो रहा है और इवन एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है, तो आपका क्या करना पड़ेगा, आपको सेल्ज़र रूल को फॉलो करना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका रेडियो सेलेक्टिविटी था। यदि हम लोग एल्किल हैलाइड के रिएक्टिव, ऐसे आपके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आपके जितने भी एग्जांपल में होंगे सभी में आपके सेल्ज़र प्रोडक्ट जो होगा आपका मेजर प्रोडक्ट देगा और वही आपका क्या होगा, स्टेबल प्रोडक्ट होगा। तो यहाँ पर ये आपका कंप्लीट हुआ रेडियो सेलेक्टिविटी। रेडियो सेलेक्टिविटी आपका अब देखते हैं हम लोग रिलेटिव रिएक्टिविटी, एल्किल हैलाइड की रिलेटिव रिएक्टिविटी के बारे में। रिलेटिव रिएक्टिविटी कैसे होगी, देखिए यहाँ पर रिलेटिव रिएक्टिविटी किसके किसे हम लोग देखते हैं, बेंजीन, टर्सरी बेंजीन हैलाइड, टर्सरी रिएक्टिविटी और एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पर हम लेंगे टर्सरी बेंजीन टर्सरी बेंजीन हैलाइड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका कौन सा होगा, टर्सरी एलिल हैलाइड। देन आफ्टर आपका होगा सेकेंडरी बेंजीन हैलाइड। फिर आपका होगा सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड और आपका जो है टर्सरी, तो यहाँ पर एलिल हैलाइड होगा,
एलिल हैलाइड और टर्सरी एल्किल हैलाइड। देन आफ्टर आपका होगा प्राइमरी बेंजिल हैलाइड, फिर आपका सेकेंडरी एलिल हैलाइड और आपका जो सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, तो दोनों इक्वल होंगे। देन आफ्टर आपका क्या होगा प्राइमरी एल्किल हैलाइड, देन आफ्टर आपका होगा विनाइल हैलाइड। ये आपके क्या हो जाएंगे रिलेटिव, आपके रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड हो जाएंगे। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको सबको समझना पड़ेगा आप लोगों को कि टर्सरी बेंजीन हैलाइड किसको बोलेंगे, टर्सरी एलिल हैलाइड किसको बोलेंगे। मैं एक एग्जांपल आपको देख रहा हूँ, फिर आप लोग सेकेंडरी प्राइमरी को बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यदि रहेगा आपका आपके किसी भी रिएक्शन में आपको, तो आपको इसकी रिएक्टिविटी को यदि आर्डर बताना है तो इस आर्डर पर आप बता सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टर्सरी बेंजीन हैलाइड कैसे होता है। यहाँ पर आपका टर्सरी बेंजीन हैलाइड इस तरीके से होगा, ये आपका जैसे कि ये यहाँ पर यदि कोई एक्स ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक्स आपका फ्लोरोब्रोमीन। ठीक है, तो यहाँ पे बेंजीन ग्रुप है। यहाँ पर देखिए हैलाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ कितना है, 3 कार्बन से जुड़ा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे टर्सरी बेंजीन हैलाइड। टर्सरी बेंजीन हैलाइड इसको बोला जाएगा। यहाँ पर आपका जो यदि यहाँ पर और एक हैच जुड़ता है यहाँ पर, तो इसको हम लोग बोलते क्या, सेकेंडरी बोला जाता है इसको। यहाँ पर यदि और एक ऐसे रहता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी बेंजीन हैलाइड। ये हो गया आपका एल्किल हैलाइड। किसको बोलेंगे हम, देखिए यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, ये हो गया आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसके साथ जो जुड़ा रहता है। ठीक है, यहाँ पर आपके इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एलिल हैलाइड इसको बोला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एलिल हैलाइड है ये आपका। एलिल हैलाइड मीन्स यहाँ पर CH3, यहाँ पर यदि CH3, यहाँ पर आपका X ग्रुप है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टर्सरी एलिल हैलाइड। इसको हम लोग क्या बोला जाएगा, टर्सरी एलिल हैलाइड बोलेंगे। यदि यहाँ पर आपका हाइड्रोजन रहता है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी एलिल हैलाइड बोलते हैं। यहाँ पर और एक यदि हाइड्रोजन रहता तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी एलिल हैलाइड। समझ में आया। एलिल ग्रुप माने क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ आपका जो ग्रुप जुड़ा रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिल ग्रुप बोलते हैं। और आपको सभी को पता है एल्किल, टर्सरी एल्किल हैलाइड, सेकेंडरी एल्किल हैलाइड, उसको क्या बोलते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ टर्सरी एल्किल हैलाइड। यदि यहाँ पर आपका और हाइड्रोजन जुड़ता है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन केवल एक हाइड्रोजन जुड़ता है, तो आपका क्या हो जाता, सेकेंडरी हो जाता। और 2 हाइड्रोजन जुड़े रहते तो आपका क्या हो जाता, आपका वो प्राइमरी एल्किल हैलाइड हो जाता है। और विनाइल हैलाइड आपको सभी को पता है, विनाइल हैलाइड होता है आपका ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ यदि आपका कोई हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनाइल हैलाइड। ठीक है, तो ये है आपका रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड। ठीक है, यदि आपको ये दिया गया है एल्किल हैलाइड है, यदि आपको ये सभी ग्रुप्स दिए गए 4-5 रिएक्शन में, और उसमें आपको आर्डर बताना है कि किसमें आपका एल्केनॉल रिएक्शन फास्ट होगा, तो आप इसको देखना है, आप लोग को इनके पोजीशन को आपको देखना है कि कौन सा बेंजीन हैलाइड है, कौन सा एल्किल हैलाइड है, कौन सा एलिल हैलाइड है और कौन सा विनाइल हैलाइड है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये था आपका एक्टिविटी ऑफ रिलेटिव एक्टिविटी का, पहले आपका मैकेनिज्म हो गया एक्टिविटी एल्किल। अब आता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन कैसे होगा देखिए यहाँ पर। रीअरेंजमेंट रिएक्शन में हमको क्या करना है,
यहाँ पर क्या होता है कि आपका यदि हाइड्रोजन का, यदि आपका जो हेलोजन है यदि वो रिमूव होता है या एलिमिनेट होता है तो उससे आपका कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। यदि उस कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन जिस कार्बन पर हुआ है, यदि उसके एडजेसेंट कार्बन पर यदि उससे अधिक स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के चांसेस हैं तो हम उसको बना सकते हैं। उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रीअरेंजमेंट रिएक्शन बोला जाता है। हालांकि यहाँ पर क्या होता है, शेरज़ेफ रूल से आपको थोड़ा डेविएशन होता है। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आपका रीअरेंजमेंट कैसे हो रहा है। यदि आपका जो कार्बोकेटाइन बना है सेकेंडरी कार्बोकेटाइन है, यदि वहाँ पर बनने के चांस टर्सरी के हैं तो हम टर्सरी कार्बोकेटाइन प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे यहाँ पर देखिए, जैसे आपका ये आपका एक रिएक्शन है, यहाँ पर ये बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ब्रोमीन एलिमिनेट होने के बाद, ब्रोमीन का जब एलिमिनेशन हो जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन बनेगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा कहाँ से बनेगा, ये आपका कहाँ से बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा ना। यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखिए, हाइड्रोजन का यदि बीटा कार्बन से होता है, यहाँ से देखिए यहाँ पर मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, आपका जो प्रोडक्ट हमको देगा ये देगा। यदि हम रूल देखेंगे तो ठीक है, ये प्रोडक्ट देगा आपका। लेकिन यहाँ पर यदि हम लोग मेथिल शिफ्ट कराते हैं, ठीक है, 1 to मेथिल शिफ्ट यदि कराते हैं तो ये मेथिल शिफ्ट आकर के यहाँ पर आ जाएगा। तो आपका कार्बोकेटाइन जनरेट कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, इस तरीके से कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा, CH2 ये कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, अब फिर से यहाँ से क्या होगा, आपका जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा यहाँ पर कर सकते हैं। आपका जो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से होगा, यहाँ से आपका हाइड्रोजन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा जो ये प्रोडक्ट देगा रीअरेंज प्रोडक्ट देगा यहाँ पर, और ये आपका कैसा प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्योंकि यहाँ पर जो आपका कार्बोकेटाइन का बन रहा था यहाँ, ठीक है, हाइड्रोजन एलिमिनेट होने के बाद यहाँ पर जो आपका कार्बोकेटाइन बना वो आपका कैसे कार्बोकेटाइन, देखिए यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन था, लेकिन यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन बन रहा है आपका टर्सरी कार्बोकेटाइन बन रहा है। तो टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट देगा, वो रीअरेंज प्रोडक्ट देगा, टर्सरी वाला देगा। ये आपका क्या देगा, माइनर प्रोडक्ट देगा। यदि दोनों यहाँ पर सेकेंडरी होते तो आपका मेजर प्रोडक्ट ये देता और ये आपका माइनर प्रोडक्ट दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यदि आपका जो कार्बोकेटाइन बन रहा है आफ्टर रिमूवल ऑफ हैलाइड आयन, देन वी कैन सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। ठीक है, तो द मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन विल बी फ्रॉम मेजर प्रोडक्ट। तो ये है आपका रीअरेंजमेंट था, रीअरेंजमेंट रिएक्शन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ हाफमैन प्रोडक्ट, कैसे बनेगा फॉर्मेशन। हाफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है। हाफमैन प्रोडक्ट क्या बोला गया था कल कि आपका यदि बीटा हाइड्रोजन पर क्या होगा, क्या होगा, बीटा हाइड्रोजन पर स्टेरिक हिंड्रेंस होगा तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या होगा, हाफमैन प्रोडक्ट बनेगा, आपका शेरज़ेफ प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इस रिएक्शन को कल बता दिया गया है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप बेस। ठीक है, नहीं तो हम इसको बता देते हैं पहले फॉर्मेशन हाफमैन प्रोडक्ट कैसे बनेगा। ये देख लीजिए यहाँ पर एक एग्जांपल से सीधा सीधा समझ जाइए। कि हाफमैन प्रोडक्ट आपका कैसे बनेगा।
इस पर हम लोग E1 एलिमिनेशन रिएक्शन कराना है। E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में पहले आपका क्या होगा, ब्रोमीन यहाँ पर आपका ब्रोमीन आपका पहले रिमूव होगा और ये क्या बनेगा आपका कार्बोकेटन बनेगा। तो आपको देखना है कि सेल्जा प्रोडक्ट देखिए हम लोग रेडियो सेलेक्टिविटी में सेल्जा प्रोडक्ट देता है, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए यदि सेल्जा प्रोडक्ट को देखा जाए, क्योंकि हाइड्रोजन उस कार्बन से रिमूव होता है जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन गैस होते हैं। तो यहाँ पर कम है तो यहाँ से रिमूव होना चाहिए, लेकिन यहाँ से ये रिमूव नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर आपका स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है। ये देखिए यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन पर है ना, तो बीटा हाइड्रोजन स्टेरिक है, तो आपका जो प्रोडक्ट देता है क्या हाफमैन प्रोडक्ट, तो आपका जो रिएक्शन देगा ये आपका इस तरीके से देगा CH3 CH3 CH2 CH11 CH2, ये आपका है हाफमैन प्रोडक्ट। यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट है, हाफमैन प्रोडक्ट है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका हाफमैन प्रोडक्ट होगा। इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट लिविंग ग्रुप बेस कैसे होगा, इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कैसे होगा, यहाँ पर हम देखें कि जो आपका जो फर्स्ट स्टेप है E1 एलिमिनेशन रिएक्शन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप उसमें क्या बना है, आपका कार्बोकेटन बना है। तो कार्बोकेटन बना है तो आपका सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए, सबस्ट्रेट किस पर डिपेंड कर रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड ना, तो एल्किल हैलाइड पर डिपेंड कर रहा है। तो आपका कार्बोकेटन बना है वहाँ पर, तो कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी पर ये डिपेंड करता है कि आपका कार्बोकेटन स्टेबल कैसे हो रहा है। तो आपका जो टर्सरी एल्किल हैलाइड है वो मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। तो आपका जो सबस्ट्रेट कैसा होना चाहिए आपका, यदि सबस्ट्रेट जो है आपका यदि 3 डिग्री पर ज़्यादा होगा, 3 डिग्री एल्किल हैलाइड पर टर्सरी एल्किल हैलाइड देन सेकेंडरी एल्किल हैलाइड देन प्राइमरी एल्किल हैलाइड, ये आपका सबस्ट्रेट ऐसा होगा तभी आपका रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी आपका रिएक्टिविटी, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप यहाँ पर आपका कैसा होना चाहिए, वही लिविंग ग्रुप जैसे हम कल बात किए थे। यहाँ पर लिविंग ग्रुप आपका कैसा होना चाहिए, हाईली बेसिक नेचर का नहीं होना चाहिए आपका, उसका पोलराइजेशन ज़्यादा होना चाहिए। आपका आयोडीन ब्रोमीन क्लोरीन की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा एलिमेंटिंग आयोडीन का सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद ब्रोमीन का होगा, उसके बाद क्लोरीन का होगा, उसके बाद फ्लोरीन का होगा, ठीक है। लिविंग ग्रुप क्या, बेस का यहाँ पर कोई वैसे इंपॉर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेस ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है क्योंकि आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस पर करता है, कार्बोकेटन के फॉर्मेशन पर, और कार्बोकेटन के फॉर्मेशन में आपका बेस का कोई काम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर आपका बेस का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है SN1 रिएक्शन में, ठीक है। सॉल्वेंट की बात करते हैं, जैसे हम लोग E2 एलिमिनेशन में सॉल्वेंट की देखे थे, तो सॉल्वेंट वहाँ पर क्या होता है, यदि आप लोग सॉल्वेंट यूज करते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करता है, उसमें उसका इफेक्ट नहीं पड़ता उतना ज़्यादा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो सॉल्वेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पर E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि जो आपका SN1 में जो आपका मैकेनिज्म में जो फर्स्ट स्टेप बन रहा है कार्बोकेटन, वो आपका चार्ज स्पीसीज बन रहा है, ठीक है। यदि आपका सॉल्वेंट जितना पोलर सॉल्वेंट होगा, आपका जो रेट ऑफ रिएक्शन है उतना ही इंक्रीज होगा, रेट ऑफ रिएक्शन आपका उतना ही ज़्यादा होगा। तो इसीलिए यहाँ पर सॉल्वेंट का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आपका सॉल्वेंट कैसा होना चाहिए, पोलर नेचर का होना चाहिए, नॉन पोलर नेचर का है तो रेट को E1 एलिमिनेशन रेट को क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा E1 एलिमिनेशन रिएक्शन। अब अभी हम बात करेंगे E1CV एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। E1CV एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे आप लोग। देखिए यहाँ पर E1CV एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होगा, इसको हम लोग बोलेंगे यूनिमोलिकुलर कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन, ये बोला जाएगा। E1CV कॉन्जुगेट बेस बोल रहे हैं, कॉन्जुगेट बेस किसको बोलेंगे, देखिए जैसे आपका H2SO4 है, H2SO4 में यदि आपका एक हाइड्रोजन क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, यहाँ से निकल जाता है, तो आपका ये प्रोडक्ट देगा HSO4 माइनस। तो H2SO4 का जो कॉन्जुगेट बेस होगा आपका क्या होगा, HSO4 माइनस होगा। तो कॉन्जुगेट बेस है
तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, एक सबस्ट्रेट लेना है, उस सबस्ट्रेट में क्या करना है, हाइड्रोजन को आपको रिमूव करना है। जैसे हाइड्रोजन आपका रिमूव हो जाएगा तो जो आपका बनेगा वो क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। तो इसी के बेस पर आधारित है आपका कॉन्जुगेट बेस। एलिमिनेट हो रहा है, एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा तो जो बनेगा आपका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस बनेगा। यहाँ पर एक एग्जांपल देखिए, यहाँ इस तरीके से है कि आपका मान लीजिए ये आपका कोई प्रोडक्ट है, इसमें आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ठीक, और इस रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। तो एक चीज ध्यान दे रही है, E1CB रिएक्शन में हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है वो बहुत तेजी से होता है, यानी बहुत रैपिड होता है, बहुत फास्ट होता है। तो जैसे रिएक्शन, जैसे हाइड्रोजन पहले बेस के आने से पहले, ठीक है, आपका हाइड्रोजन क्या हो जाता है, वहां से रिमूव हो जाएगा, ठीक है, या हाइड्रोजन को लेगा तो तुरंत कौन लेगा, बेस लेगा, तुरंत तेजी से ले लेगा। तो आपका जैसे हाइड्रोजन यहाँ से हटेगा तो आपका क्या बनेगा, यहाँ पर कार्बन आयन बनेगा, यहाँ पर देखिए कार्बन आयन बनेगा यहाँ पर, और इस तरीके से होगा, ठीक है। और फिर आपका जो ये रिएक्शन होगा, ये क्या करेगा, यहाँ से क्लोरीन आपका रिमूव हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट हमको ये मिलेगा X-। यह स्टेप जो होता है आपका स्लो स्टेप होता है। तो आपको यहाँ पर देखना है क्या बन रहा है, यहाँ पर कार्बन आयन बन रहा है, किसमें, E1CB एलिमिनेशन रिएक्शन में, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन का जो रिमूवल होता है बहुत ही फास्ट होता है, और फास्ट होने से आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कार्बन आयन बनाता है आपका इंटरमीडिएट, ठीक, कार्बन आयन इंटरमीडिएट, ये आपका कार्बन आयन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक, किसी भी रिएक्शन में आप कैसे किसी भी ले लीजिए। यदि E1CB बोला है तो आपका क्या बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, यदि E1 बोला है तो कार्बन कैटायन बनेगा, यदि आपका E2 एलिमिनेशन बोला है तो आपका कुछ नहीं बनेगा, ठीक है। तो इसके रेट की यदि हम लोग बात करेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन, तो इसका जो रेट है आपका सबस्ट्रेट के कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड पर डिपेंड करेगा, आपका बेस पर भी डिपेंड करेगा, यहाँ पर इस पर एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा और बेस पर भी डिपेंड करेगा यहाँ पर आपका। तो इस तरीके से इसका रेट देखेंगे तो कैसे हो जाएगा, E1CB का जो रेट है ये कैसे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन है, क्योंकि दोनों के कंसंट्रेशन पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये था पहले। तो और एक रेट हम देखे थे E1 E2 में, E2 एलिमिनेशन में क्या होता था, वो भी आपका सेकेंड ऑर्डर था। E1 और E2 दोनों सेम टाइप से हैं, लेकिन यहाँ पर इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए आप यहाँ पर हम इसका ड्यूटेरियम लेवलिंग कर सकते हैं। ड्यूटेरियम लेवलिंग कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ, देखिए यहाँ पर, ठीक है, मान लो यहाँ पर एक ऐसा आप लोग सॉल्वेंट ले रहे हैं या बेस ऐसे ले रहे हैं जिसमें आपका कैसे हो, ड्यूटेरियम कंटेंट हो आपका, ठीक, यहाँ पर जैसे आप लोग ले रहे हैं KOD ले रहे हैं, C2H5OD ले रहे हैं, ठीक है, या फिर क्या सॉल्वेंट है जिसमें क्या है आपका ड्यूटेरियम कंटेंट है। तो इसमें यदि आप चाहेंगे, यदि इसको हम लोग E2 एलिमिनेशन के थ्रू से ले रहे हैं, क्योंकि E2 एलिमिनेशन आपका सिंगल स्टेप होता है, उसमें ना तो कार्बोकेटायन बनता है नहीं कार्बन आयन बनता है, ठीक है। तो यहाँ से यदि यहाँ पर आप ड्यूटेरियम को लेवल करना चाहते हैं या ड्यूटेरियम को यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं हाइड्रोजन से, ये रिएक्शन यदि बनाना चाहते हैं तो ये रिएक्शन आपका यहाँ नहीं होगा, ये, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपका ड्यूटेरियम को वहां पर सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड को पहले क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। और ये कार्बन हाइड्रोजन ब्रेक होगा तो क्या बनेगा, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आएगा। जब तक आपका इंटरमीडिएट कार्बन आयन नहीं बनेगा तब तक आपका ड्यूटेरियम वहां पर सब्स्टिट्यूट नहीं होगा, ठीक है। आपको बनता किसमें है, E1CB रिएक्शन पे। E1CB एलिमिनेशन में हमारा क्या बनता है, प्रोडक्ट इस तरीके से बनता है, ये, ठीक। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कार्बन आयन बन जाएगा, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर यदि लेवलिंग करेंगे तो क्या होगा, ये आपका यहाँ पर। तो यही एक रिएक्शन है ड्यूटेरियम लेवलिंग, जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, E1CB और E2 एलिमिनेशन दोनों में क्या कर सकते हैं, हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोला आपको, ड्यूटेरियम को सब्स्टिट्यूट करने के लिए उसका इंटरमीडिएट कार्बन आयन बनना चाहिए, क्योंकि आपका E2 एलिमिनेशन में आपका कोई ऐसा इंटरमीडिएट नहीं बनता है, इसीलिए आपका ये रिएक्शन
इस तरीके से सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता, लेकिन E1C रिएक्शन में आपका एक कार्बो एनायन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में, जिसके कारण यहाँ पर आपका ड्यूटेरियम का इजीली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो यह था आपका ड्यूटेरियम लेवलिंग का था। ठीक है, अब E1C रिएक्शन होने के लिए क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इसको हमको देखना है। सबसे पहले क्या होना चाहिए, मैं क्या बोला हूँ, सबसे फास्ट रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन बोला गया है, यानी कि यहाँ पर यह जो हाइड्रोजन ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। इसी से हम समझेंगे, देखिए क्या क्या होना चाहिए। आपके सभी रिएक्शन मैकेनिज्म ऐसे होंगे, इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, एग्जांपल हम लोग देख भी चुके हैं। E2 को हम लोग अप्लाई करेंगे किसमें, E1 में, लेकिन हम लोग उसका जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको चेंज कर देंगे। दोनों एलिमिनेशन है, दोनों में सेल्फ प्रोडक्ट मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम E1C में ये ही आपका कार्बो एनायन इंटरमीडिएट। तो क्या क्या फीचर्स इसमें हो सकते हैं, सबसे पहला फीचर्स क्या होना चाहिए, आपका इसमें जो लिविंग ग्रुप होना चाहिए वो आपका पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। यहाँ पर समझ में आया, आपका क्या होना चाहिए, आपका पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए यहाँ पर। और क्यों आपका पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि उसका जो बेसिक नेचर होगा वो क्या करेगा, बेसिक नेचर उसका हाई होता है, तो वो उतना ही ज़्यादा क्या करेगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर किसके द्वारा हो रहा है, यहाँ पर स्टेबलाइजेशन इसके द्वारा हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, इस यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है यहाँ पर, इसी के वजह से यहाँ पर क्या हो रहा है, कार्बन आयन का स्टेबलाइजेशन हो रहा है यहाँ पर। यदि यहाँ पर जो ग्रुप जुड़ा हुआ है, यदि आपका लिविंग ग्रुप, यदि स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप होता है, पुअर लिविंग ग्रुप नहीं होता, तो आपको कार्बन आयन को उतना ज़्यादा स्टेबलाइज नहीं करना पाता यहाँ पर। ठीक है, तो देखते हैं हमें यहाँ पर पहले क्या होना चाहिए, आपका पुअर लिविंग ग्रुप। पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए किसमें, E1C मैकेनिज्म में। क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो नहीं आसानी से क्या करेगा, कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा। जब तक कार्बन आयन का स्टेबलाइजेशन नहीं होगा तब तक आपका जो आपका एलिमिनेटिंग ग्रुप है उस वो एलिमिनेट नहीं होगा। पुअर लिविंग ग्रुप होना चाहिए। दूसरा, ये जो आपका E1C रिएक्शन है ये लिमिट रिएक्शन है, सबस्ट्रेट लिमिट रिएक्शन है। ठीक है, लिमिट रिएक्शन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि आपका कार्बन आयन बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो कार्बन आयन किसी दूसरे पर निर्भर कर रहा है यहाँ पर जो एक्स ग्रुप है, ये एक्स ग्रुप आपका क्या क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पर लिखेंगे E1C रिएक्शन सबस्ट्रेट लिमिटेड है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्यों आपको, क्योंकि ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन। ठीक है, स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बन आयन, तो स्टेबलाइज कौन करेगा, एक्स ग्रुप आपका कौन कौन, साइनाइड भी हो सकता है। ठीक है, NO2 भी हो सकता है, साइनाइड NO2, और भी जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप होते हैं सभी क्या करते हैं, इस कार्बन आयन को स्टेबलाइजेशन करते हैं। ठीक, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये भी सब हो सकते हैं। तीसरा यहाँ पर ये आपका कौन सा है, ये आपका अल्फा है और ये आपका बीटा है। तो बीटा यहाँ से हाइड्रोजन निकल रहा है, हाइड्रोजन निकलना माने एसिडिटी को शो करना, तो आपका बीटा है, बीटा कार्बन या बीटा पोजीशन इज मोस्ट एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एसिडिक नेचर का होना चाहिए यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है ना, हाइड्रोजन रिमूव माने एसिडिटी को शो करना, तो यहाँ पर ये मोस्ट एसिडिक होना चाहिए बीटा पोजीशन। और चौथा आपका ये क्या देता है, हाफमैन प्रोडक्ट देता है, ये हाफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। हाफमैन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर
कैसे करेगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर होना चाहिए कहाँ से यहाँ पे वो तो बन सकता था ना, यह हाइड्रोजन आपका एलिमिनेट हो सकता था, लेकिन यहाँ पर ये एलिमिनेट होगा तो कार्बन आयन आपका स्टेबलाइज नहीं होगा, यहाँ से होगा तो आपका स्टेबलाइज होगा कंजुगेशन के थ्रू से यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए कि हमें यहाँ पर देखिए मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े हुए हैं, यहाँ पर लेस नंबर ऑफ, तो मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जुड़े रहने से आप जहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है उसको हम लोग हाफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। और वैसे भी हाफमैन प्रोडक्ट के लिए एक कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, जो आपका लिविंग ग्रुप है वो कैसा है? पुअर लिविंग ग्रुप है। पुअर लिविंग ग्रुप होता है तो आपका कौन सा प्रोडक्ट देता है? हाफमैन प्रोडक्ट देता है। ठीक है, तो ये था आपका E1CB मैकेनिज्म। बहुत सारे एग्जाम्पल को आप लोग इसमें अप्लाई करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। तो आपको बस ये फीचर्स को आपको ध्यान देना है, E1CB के लिए क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे आपके न्यू चैप्टर को। ठीक, थैंक यू।